हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है, हम डेली पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फिर वन लाइनर डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह आज कंटिन्यू करेंगे, पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर वन लाइनर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आप आखिरी तक जुड़े रहना और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कौन सा दिवस बेटा? प्रवासी दिवस। कौन सा? प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी दिवस का मतलब यह है कि जो भारत के अंदर जो विदेशी लोग हैं या प्रवासी लोग की बात करूं, उनका क्या योगदान है हमारे देश में। तो ये कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट कब किया गया था? एक तो विदेशी या प्रवासी लोगों के योगदान को समझते हुए, दूसरा आपको पता है 9 जनवरी 1915 को सबसे पहले बात करें, इस चीज को भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में लौटे थे और ये भारतीय आंदोलन या भारत की आजादी के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे उनमें काफी एक्टिव हो गए थे। तो जब से इसको याद रखते हुए और भारतीय जो प्रवासी लोग हैं उनके योगदान को समझते हुए हर साल 9 जनवरी को क्या है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार कौन सा दिवस है ये? कौन सा दिवस है ये? 18वां है। कौन सा बेटा? 18वां संस्करण है इसका। कौन सा? 18th संस्करण है ये, 18वां है। कहां पे मनाया जा रहा है? ये भुवनेश्वर में। कहां पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में ये आयोजित किया जा रहा है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 2003 में शुरू हुआ था। कब बेटा? 2000 शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत 2003 में हुई थी। जिस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस टाइम इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर ये जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया कि अब हर 2 साल से ये सेलिब्रेशन किया जाएगा और पहले हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता था। तो आपको जो ये बेसिक चीजें हैं इनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा हो कि हमने पढ़ा हो, उसको कहीं ना कहीं सुना हो उसके बारे में और हमारी क्लास से ही आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलने वाला कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के योगदान का जश्न मनाता है। इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय क्या है? थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना या 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम लिख के इस लाइन को लिख लेना कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या है। ये इसका थीम है या इसका मोटो है इस बार का। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका पे क्या दिया है? जोर दिया है। और गांधी जी वाला तथ्य भी आपको याद रखना है। तो ये जरूर याद रखना कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का कितना योगदान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। जॉन ड्रामी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली है? किसने बेटा? किसने? जॉन ड्रोमी ने। किसने? जॉन ड्रोमी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? जॉन ड्रोमिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? महामा। जॉन ड्रोमी महामा। तो ये किस देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? ये घना के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। किसके बेटा? घना के। अब आपसे पूछे घना की राजधानी क्या है? घना की राजधानी क्या है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। तो राजधानी क्या इसकी?
अकरा, क्या है बेटा, अकरा, अकरा, ठीक है, अकरा या अकरा दोनों ही सही है, कुछ भी लिखा है दोनों ही सही है। मुद्रा की बात करें तो किसकी मुद्रा क्या है, या रुपया कौन सा चलता है, या पैसे क्या चलते हैं, तो वो क्या चलते हैं, घनाई, घनाई सेंडी, घनाई सेंडी यहाँ पे मुद्रा चलती है, घनाई सेंडी यहाँ पे क्या है, मुद्रा चलती है। तो जॉन ड्रामिनी महामा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, तो किसके, घना की बेटा, किसके, घना की। अब यहाँ पे एक देश लिखा है केन्या, केन्या, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, क्या है, नैरोबी, ठीक है, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है और आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में देखें, दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रामानी महमा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के घना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनका कौन सा कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक कार्यकाल इन्होंने पूर्ण कर लिया है। इनका शपथ ग्रहण समारोह में 7 जनवरी 2025 को अकरा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ था, मतलब अकरा वहां की राजधानी है, वहां इस जगह का नाम है, वहां पे ब्लैक स्टार स्क्वायर में इनका क्या हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। उनके वहां के उनके सपोर्टर्स है, प्रशंसक है, गणमान्य लोग हैं और राष्ट्राध्यक्ष है अफ्रीका के कई देशों के, वो भी वहां पे क्या हुए थे, शामिल हुए थे, उन्होंने भी शिरकत की थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ना कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने, एएफआई के अध्यक्ष कौन बने, एएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एएफआई के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह संघा इसके अध्यक्ष बने, बहादुर सिंह सग्गू, बहादुर सिंह सग्गू इसके क्या है, अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किससे है, गोला फेंक से है। इनका खेल कौन से है, जो हमारे बहादुर सिंह हैं, गोला फेंक, किससे है बेटा, गोला फेंक है, फेंक फेंक से, गोला फेंक, गोला फेंक से, ठीक है, गोला फेंक से इनका क्या है, संबंध है। इन्होंने क्या ओलंपिक खेले हैं, बिल्कुल ओलंपिक में इन्होंने भाग लिए, कौन कौन से ओलंपिक में भाग कौन कौन से में लिए है, 2000 वाले में और 2004 वाले दोनों ओलंपिक में इन्होंने भाग लिए है। एशियाई गेम हुआ था ना, एशियाई गेम कौन सा बेटा, एशियाई 2002, एशियाई गेम 2002 था, उसमें इसमें इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक पदक हासिल किया है, पदक, सॉरी, इन्होंने जो हमारा एशियाई गेम हुआ था 2002 वाला, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हासिल किया है। ओलंपिक में भी इन्होंने भाग ले रखा है 2000 और 2004 वाले में, गोला फेंक से इनका संबंध है। इनको पद्म श्री भी मिला है, कब, पद्म श्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, कब, 2006 में इनको पद्म श्री मिला है। क्वेश्चन ज्यादातर चांस यही है कि ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनको पद्म श्री कब मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम राष्ट्रपति थे, लिख लेना एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम क्या थे, हमारे राष्ट्रपति थे देश के, और उस टाइम इनको 2006 में पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, बहादुर सिंह सांगू, बहादुर सिंह सांगू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है क्या, इसका मेन कार्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, इसका मेन काम और इसका मेन पर्पज ये है कि ये
जो एथलेटिक्स है हमारे देश के अंदर, जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, एशिया गेम में भाग ले रहे हैं, उनका चयन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके बारे में मतलब जितनी भी आवश्यकताएं हैं, खेल सामग्री, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना, उनके बारे में ध्यान रखना, या उनके ट्रेनिंग के, उनके प्रशिक्षण के, उनके चयन प्रक्रिया के बारे में जितनी भी रूपरेखा तैयार करनी होती है, वो कौन करता है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ करता है। कौन करता है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ करता है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। 1996 में स्थापित भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI भारत में एथलेटिक्स का प्रबंधन करने वाली स्रोत संस्था है। यह विश्व एथलेटिक्स, एशिया एथलेटिक्स महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ के संदर्भ में है। AFI के अंतर्गत 32 से अधिक इकाइयां कार्यरत है। इसके अंतर्गत कितनी यूनिट काम कर रही है, कितनी संस्थाएं काम कर रही है? 32 से ज्यादा, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो गया, टीम का चयन करना हो गया, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है, जो इंटरनेशनल लेवल के खेल होते हैं, इनकी तैयारी का आयोजन करना कौन काम करता है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ करता है। मतलब नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कोई भी प्रतियोगिता है, उनका चयन है, उनकी ट्रेनिंग है, उनको ऑर्गेनाइज कराना है, ये सारे काम कौन करता है? एथलेटिक्स महासंघ करते हैं। उनके नए अध्यक्ष कौन बन गए? बहादुर सिंह संधू इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हाल ही में बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई गई है? कौन सी? बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। ये किसकी प्रजाति है? ये एक प्रजाति किसके बेटा? तितली की। तितली की प्रजाति है, ठीक है, तितली की प्रजाति है। और कौन से में वन्य अभयारण्य में पाई गई है? तो ये सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य है, वहां ये पाई गई है। कहां पे? सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य में ये पाई गई है। कहां पे है? ये सिक्किम में है। कहां पे है? ये सिक्किम में है बेटा। कहां पे है? सिक्किम में है। अब आपसे पूछे रणथंबोर कहां है? राजस्थान में है। धौलपुर करौली कहां पे है? ये भी राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये भी राजस्थान में है। ये तीनों भी आपको याद रखने। और ये तितली की जो प्रजाति है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई किस पक्षी या किस जीव की प्रजाति है? तितली की है, कीट की है, मच्छर की है, मक्खी की है? तो पता होना चाहिए किसकी है। बटरफ्लाई नाम आगे समझना ना, तितली की प्रजाति है। और उसकी खोज कहां पे हुई है? सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य जो सिक्किम के अंदर है, वहां इसकी हुई है। ये वहां पे पाई गई है, वहां पे इसकी खोज हुई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में कुछ तथ्य जानकारी देखते हैं। सॉरी, सिक्किम नहीं, त्रिपुरा, सॉरी। कहां पे है ये? त्रिपुरा में। कहां पे है? त्रिपुरा में। कहां पे है ये? त्रिपुरा में पाई गई है। त्रिपुरा के सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई या रचना जलिंद्रा इंद्र, ये भी नाम आपको याद रखना है, वो इंग्लिश में है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। कौन सी? रचना जलिंद्रा इंद्र नामक एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। यह लाइकेनिडो परिवार की एक तितली है, जिसका वर्णन थॉमस हॉर्सफील्ड ने 1829 में किया था। इसका वर्णन किसने किया था? थॉमस हॉर्सफील्ड ने 1829 में किया। यह भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत जारी की है। आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब का है? लिख लो बेटा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1972 का है। अधिनियम कब का है? ये 1972 का है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में, ये त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा याद रखना, सिक्किम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, जेके सुलीवन कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है? कौन है बेटा? जेके सुलीवन। जेक सुलीवन कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षाकार है। यूएसए के क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है।
सलाहकार है। अब ये भारत में आए तो चर्चा में क्यों आ गए, इनका चर्चा में आने का मेन कारण क्या है? पहले तो इसका ऑप्शन ए लगाओ, इसका राइट आंसर होने वाला है। ये चर्चा में इसलिए आए, ये भारत में आए हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये जब भारत में आए हैं तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, इनके साथ भी मीटिंग हुई है और भी डेलीगेट्स के साथ इनकी मीटिंग हुई है। जो 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर, उस टाइम यूएसए ने भारत पे बहुत सारी कंपनियों पे, भारत के बहुत सारे जो संस्थान हैं उन पे और भारत देश पे क्या सैंक्शन लगा दिए थे, मतलब प्रतिबंध लगा दिए थे, उन पे सैंक्शन लगा दिए थे। तो इनके साथ जब मीटिंग हुई अब, तो जो 1998 में यूएसए द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए थे, उन सैंक्शन को क्या है, हटाया जाएगा, मतलब उन हटाने की जो बात हुई है। और परमाणु सैन्य प्रशिक्षण है, परमाणु सैन्य ताकत है, जो परमाणु पे जो भारत जो काम कर रहा है टेक्निक पे, ये साथ मिलके अब यूएसए भारत के साथ भी काम करने की बात भी हुई है। देखो टाइम की बात है, एक टाइम क्या यूएसए भारत पे सैंक्शन लगाता था और अब बोलता है कि हम तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे उसी परमाणु सेक्टर के अंदर। तब ये क्या है, ज्यादा चर्चा में आ गया। तो ये क्या है, जेक सुलिवन कौन है, ये यूएसए के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अरे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो वो कौन है, अजीत डोभाल है बेटा, अजीत डोभाल है। ठीक है, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, भारत के हैं। तो इसके इनके बारे में देखें थोड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत असैन्य परमाणु कार्यक्रम में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाएगा। जो मतलब असैन्य परमाणु कार्यक्रम है उसके लिए प्रतिबंध हटा देगा, जिन पे इन्होंने सैंक्शन लगाए थे। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगाए गए थे, जिन्हें सुलिवन ने 5 और 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आईसीईटी पहल की तीसरी बैठक में शामिल हुए हैं या भाग लिए। मतलब भारत पे जो यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे 1998 में, वो सैंक्शन हटा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य क्या है? ये आदर्श वाक्य पूछा जा रहा है, इसकी थीम अलग है, आदर्श वाक्य अलग है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आदर्श वाक्य क्या है, गांव बढ़े तो ठीक है, क्यों क्या बेटा, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भारतीय ग्रामीण महोत्सव का आयोजन किया है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। उनका उद्देश्य है, उनका मानना है कि जो गांवों की संस्कृति है, परंपरा है, विरासत है, इनको जारी रखना, गांवों का भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, इन चीजों पे जोर दिया जाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। इन सब चीजों के लिए क्या है, एक ग्रामीण भारतीय महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। तो इसका वाक्य क्या है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर होगा। प्रशासन गांवों की ओर, ये तो क्या है, सुशासन दिवस पे किया था कि गहलोत जी के टाइम भी चला था, प्रशासन गांवों की ओर, मतलब जो प्रशासनिक लोग है गांवों की ओर जाए, उन गांवों के लोगों की जो सुविधा है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी को कागजात बनवाने हैं तो वहां सीवर और कैंपेन लगवाए और वहां पे उनके पंचायत स्तर पे काम है किया जाए। तो ये उस टाइम का है। अभी क्या है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडप से 4 से 6 जनवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम का विषय क्या है? वो तो वाक्य था, थीम क्या है, विषय क्या है, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना कि इसका क्या है, कार्यक्रम का विषय क्या है। अब की बार जो भारतीय ग्रामीण महोत्सव बनाया जा रहा है उसका क्या विषय है, विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 क्यों रखा है, 2047 में हमें देश को आजाद हुए के पूरे 100 साल हो जाएगी, इसलिए 2047 का लक्ष्य रखा है।
के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जिसका उद्देश्य है उद्यमिता, सांस्कृतिक विरासत, ग्रामीण भारत के विकास को बढ़ावा देना है तथा इस पहल को वित्त मंत्री और नाबार्ड समर्थन करेंगे। कौन करेगा बेटा? नाबार्ड। अब आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है नाबार्ड का? मुंबई में। किसके? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। आप बताओगे कमेंट करके नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? आप बताओगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन यही है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करके बताओगे। तो नाबार्ड की मैंने बता दी स्थापना कब हुई थी, 1982 में, मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष आप बताओगे कमेंट करके। और इसकी सहायता कौन कर रहे हैं? वित्त मंत्रालय और नाबार्ड। तो वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला ताई, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, मतलब निर्मला ताई हमारी क्या है? वित्त मंत्री है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया है? किसका बेटा? इंडस फूड। इसका क्या मतलब है? इंडस फूड 2025 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो पहले बता दूं, नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? देश के खाद्य मंत्री कौन है? बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी। देश के खाद्य मंत्री कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या है? हमारे खाद्य मंत्री। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन करने का मेन कारण क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका उद्घाटन करने का इंडस फूड 2025 का जो 8वां संस्करण हो रहा है अब की बार, इसका मेन कारण ये है कि इसमें जो फूड के जो खाद्य पदार्थ है, इन पे एक देश विदेश से कंपनियां आएंगी, जो बिजनेसमैन आएंगे, उद्योगपति आएंगे, उनके बीच में बातचीत होगी। मतलब जो खाद्य पूर्ति है, जो खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ है, उनकी क्वालिटी के बारे में बात होगी, उनकी चेन सप्लाई प्रोसेस के बारे में बात होगी। मतलब इसका मेन पर्पज यही है कि जो खाद्य संस्करण है, खाद्य पदार्थ है, उनकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, उपभोक्ता को सही और अच्छा सामान मिले, इसके लिए ये किया जा रहा है। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण, कौन सा संस्करण है ये? 8वां संस्करण का क्या किया है? उद्घाटन किया है। यह एशिया की अग्रणी खाद्य पेय व्यापार प्रदर्शनी है, जिसमें 30 से अधिक देशों के 2300 प्रदर्शक भाग लेंगे। इसमें क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी की जा रही है। 30 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे और 2300 ज्यादा लोगों के प्रदर्शक इसमें भाग लेने वाले। सब अपने अपने प्रोडक्ट लेके आएंगे, उनकी क्वालिटी बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे और मार्केट में उतारने के लिए बात यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब एक तरह के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए खाद्य पदार्थ के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर इसमें एक समिट आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना हुआ। कहां पे? नोएडा में। बस ये याद रखना कहां पे हुआ है? नोएडा के अंदर हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करूं, विश्व हिंदी दिवस है, ना कि राष्ट्रीय, ये वर्ल्ड वाला है, ना कि नेशनल वाला। तो लिखो बेटा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है बेटा कब? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। वो कहते हैं ना कि हमारी हिंदी इंग्लिश से काफी अच्छी है, काफी समझदार है, क्योंकि हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है, हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। आपका तो पूरा अक्षर ही साइलेंट रहता है, आपका तो पूरा अक्षर भी साइलेंट रहता है। तो मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय, और विश्व वाला कब होता है? 10 जनवरी को होता है। तो हिंदी दिवस पे अपन इंडियन है, अपनी हिंदी भाषा है, हमें गर्व होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम हिंदी के वर्ड लिखते हैं, उस पर अगर कोई बिंदी होती है तो वो उसकी उच्चारण किया जाता है, और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड होते हैं वो साइलेंट होते हैं। मतलब क्या होता है, उसमें एक वादा वर्ड है फर्स्ट का या पहले या लास्ट का कोई सा, वो बहुत बार साइलेंट रहता है, हम उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे नाइफ हो गया, चाकू है तो उसमें हम एन से स्टार्ट करते हैं, के नहीं बोलते हैं ना। होना क्या चाहिए? कनाइफ होना चाहिए, बट नहीं होता है ना, ऐसा नाइफ होता है ना।
तो इसी तरह इंग्लिश का तो वर्ड ही पूरा साइलेंट रहता है, हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। ठीक है, अब आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राष्ट्रभाषा की या राजभाषा की बात हुई है, राजभाषा की बात हुई है, राजभाषा की बात हुई है। तो वो 343 से लेके 351 के बीच में जो हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके अंदर राजभाषा की बात हुई है। एक होती है राष्ट्रीय भाषा, एक होती है राजभाषा या राष्ट्रभाषा की राजभाषा होती है। फर्क क्या है, हिंदी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा? हिंदी एक राजभाषा है, इसका मतलब है देश के अंदर जितने भी कामकाज होंगे वो क्या होंगे, हिंदी भाषा के अंदर होने जरूरी है। मतलब जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कोई राजपत्र आते हैं, वो सब हिंदी भाषा में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। मतलब ज्यादातर आपको हिंदी तो हर जगह देखने को मिलेगी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, अभी उसको दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, बट हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो विश्व हिंदी दिवस कब आता है? 10 जनवरी को आता है। कब? 10 जनवरी को आता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को आता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका आयोजन 2006 से हर साल किया जा रहा है। जिसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 2006 से हर साल किया जा रहा है। यह दिन 1975 में नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन और 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी के पहले भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 2006 में नागपुर में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, उसको याद करते हुए, और 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो हिंदी पहले भाषण का जो वर्षगांठ थी, इन सब चीजों को उपलक्ष्य में क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखना। थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज क्या है इसकी, हमारी इस बार की विश्व हिंदी दिवस की थीम है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, 9 क्या है? ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो किसकी? ब्रिक्स, किसकी बेटा? ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये क्या है? ब्राजील, ब्राजील है, ये रूस है, ठीक है, ये कौन है? भारत है, ये चाइना है, ये चीन है, और ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। ये 5 देश हुए थे, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना बेटा 2009 में, मैंने आपको पहले भी कराया था, फिर दोबारा करा देता हूं, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना। इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है परमानेंट। अभी ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान सदस्य की बात करूं तो वर्तमान सदस्य कितने हो गए? 10 हो गए। वर्तमान सदस्य कितने हो गए? 10 हो गए। अभी रिसेंटली कौन ऐड हुआ है इसमें? इंडोनेशिया ऐड हो गया है। तो ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। कौन? ब्राजील। और 24 की अध्यक्षता किसने की थी? 24 की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? रूस ने की थी, रूस ने। अब इसमें 5 नए देश और कौन से ऐड हुए थे? और रिसेंटली इंडोनेशिया ऐड हुआ है। तो कौन कौन से है? मिस्र है एक तो, ठीक है, मिस्र है, ईरान है, ठीक है, यूएई है, और इथोपिया है, इथोपिया है, इथोपिया है, और क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये 5 नए देश और हो गए। इंडोनेशिया एक नया देश अभी रिसेंटली
इंडोनेशिया एक नया देश है रिसेंटली इसमें शामिल। राइटिंग मेरी बहुत खराब है बट धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि सुधर जाए। तो ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता ब्राजील करने वाला। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए, उसकी स्थापना 2009 में हुई, 10 सदस्य हो गए वर्तमान में, और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की। इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है और हर साल इसकी मीटिंग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव कौन है? वित्त मंत्रालय के कौन बेटा? राजस्व सचिव। कौन से? राजस्व सचिव कौन है? सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो सचिव कौन है? वो सचिव हमारे कौन है? तुहिन। कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे हमारे वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बनेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। कहां से लिया गया है भारत का जीएसटी? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और जीएसटी कब, कितने दरें हैं जीएसटी की? जीएसटी दर की बात करें और जीएसटी की 55वीं बैठक कहां पे हुई थी? अभी जैसलमेर में हुई थी। अध्यक्ष कौन करता है? वित्त मंत्री ही करता है। तो इसकी दर कितनी है? 0% है, 5% है और 12% है, 18% है और 28%। इतनी दरें हैं जो जीएसटी की संविधान कौन संविधान संशोधन हुआ था? जीएसटी वाला। तो 101वां संविधान संशोधन था ना, उसमें जीएसटी की बात हुई है। उस टाइम जीएसटी लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जीएसटी लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर। ठीक है, जो आपके रिपीट भी हो जाएंगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा। भारत पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। इसका लॉन्च किसने किया था? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था भारत पोल को। ठीक है, तो किसने किया है? किसके विकसित द्वारा हुआ है? सीबीआई द्वारा किया होता है। अभी हाल ही में किससे भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? जम्मू को देश का 69वां डिवीजन बनाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1997 में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी। एयर इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये 15वां संस्करण 2025 का एयर इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 129वीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 129वीं है। वर्ष 2025 में एयर इंडिया का विषय क्या है? एरो इंडिया का विषय क्या है 2025 में एरो इंडिया का? तो 25वें एरो इंडिया का विषय क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी 2025 का इसकी थीम या विषय रखा है। पोलावरम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे बनी है। तो पोलावरम परियोजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह क्या है हमारे केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्री कौन? राजीव रंजन सिंह। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई प्रथम थे। और नए अध्यक्ष अब कौन बनेंगे? वी नारायण नए अध्यक्ष बनेंगे। भारत की पहली तटीय वेटलैंड पक्षी जनगणना का क्षेत्र कौन सा है? तो वो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जामनगर गुजरात है। कौन सा है? जामनगर गुजरात है। कौन सी? भारतीय तटीय और वेटलैंड पक्षियों की जनगणना हुई तो वो कहां? जामनगर गुजरात में हुई है। तो ये हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यू थे, 10 वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे, पसंद भी लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।